लेट्स क्रैक जेपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि डेली 9 बजे आपको एक वीडियो जेपीएससी से रिलेटेड सुबह में मिलेंगे। पूरे 9 बजे आप तैयार रहिएगा देखने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, फिर तीसरा देखा पढ़ा शासन व्यवस्था, और फिर चौथा देखा मांझी परगना शासन व्यवस्था। और आज हम उसका 5वीं कड़ी देखेंगे, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। देखिए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो कई रूपों से बन सकते हैं। यहां पर भी आप एक क्वेश्चन को बना सकते हैं कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था। ठीक है, अब 4 को ऑप्शन रहेगा, तो उसमें जो है ये आपका सही आंसर होगा विल्किंसन रूल। बहुत सारे रूल दे देगा वहां पर, ठीक है, और एक दे देगा विल्किंसन रूल भी दे देगा। तो आपका सही जवाब होगा विल्किंसन रूल। तो आपको पहला ही की पॉइंट आपको याद रखना है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं प्रजाति की। तो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना भी आप जनजाति देखिएगा अधिकांशतः, ठीक है, 95% आप देखिएगा प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से ही संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि हो जनजाति का शासन व्यवस्था का क्या नाम है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो देखिए, भाषा तो हो गया इसका, और ये भाषा जो है मुंडारी तथा संथाली से मिलता जुलता है। ठीक है, ये जो भाषा है इनका हो वो मुंडारी तथा संथाली से मिलता है। तो कुछ विद्वानों का तो ये भी मत है कि ये जो हो जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति का ही अंश है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये जो हो जनजाति है वो मुंडा जनजाति का ही अंश है। तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, मुंडारी तथा संथाली से मिलता जुलता है इनकी भाषा। यह हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब जब हो जनजाति हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पूरी तरीका से डिटेल्स हम लोग करेंगे। इनका क्षेत्र, अब इनकी क्षेत्र की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनका क्षेत्र कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है कोल्हान प्रमंडल है। तो जब मैं प्रमंडल आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है, चलिए कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 ठो डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, पहला डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा, सरायकेला खरसावां, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद आएगा पश्चिमी सिंहभूम, और उसके बाद आएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये 3 जिला है। तो इन 3 जिलों में ही जो है हो जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में मुख्य रूप से हैं। ठीक है, और अगर बात करें झारखंड लेवल पर, ये जनजाति का 5वां स्थान है। ठीक है, ये जनजाति का 5वां स्थान है। तो ये चौथी बड़ी जनजाति है। चौथी बड़ी जनजाति है। तो पहला आपको याद रखना है संथाल। संथाली जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है, जिसमें 32 जनजाति है। 32 जनजाति में हो जनजाति का जो स्थान है वो चौथा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से की पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वर्तमान में इन्होंने अपनी लिपि, ठीक है, बनाई है। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि वर्तमान में इन्होंने अपनी लिपि बनाई है, जिसको वाराणचीती कहा जाता है। वाराणचीती वर्तमान में इन्होंने अपनी लिपि बनाई है। ठीक है, जिसका नाम है वाराणचीती। तो अब बात करते हैं हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के प्रमुख पद की। ठीक है, अभी तक हमने देखा इसके प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। अब ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल भी कहा जाता है। और हो जनजाति का यह शासन व्यवस्था है। और हो जनजाति झारखंड में चौथी बड़ी जनजाति है। और हो जनजाति की भाषा ऐसे हो है जो मुंडारी और संथाली से मिलती जुलती है। और हो जनजाति अपनी एक लिपि भी वर्तमान में बना रखी है, जिसका नाम है वाराणचीता।
तो ये हुआ छोटा सा परिचय मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का। अब हम लोग देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में प्रमुख पद, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। मतलब कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में किस प्रकार के पद थे और किस प्रकार की उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था था, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, हो जनजाति गांव में निवास करता था। हो जनजाति जो था वो गांव में निवास करता था, ठीक है, गांव में ही निवास करता था। उसके बाद देखिए मुंडा, पहला पद आ रहा है इसका मुंडा। प्रत्येक गांव का एक प्रमुख होता था, ठीक है, मतलब गांव बाई गांव, प्रत्येक का मतलब ऐसा नहीं कि सभी गांव को मिलाकर मैं बोल रहा हूं। प्रत्येक गांव मतलब एक गांव का एक प्रधान होता था जिसको बोला जाता था मुंडा, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, मुंडा। इसलिए तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मुंडा जनजाति का ही अंश है, हो जनजाति। और अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हो जनजाति की शासन व्यवस्था, जिसको बोलते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो देखिए अगला पद आ रहा है डाकुआ। तो डाकुआ का अर्थ है मुंडा का सहायक, मुंडा का सहायक। इसको आप चपरासी भी बोल सकते हैं कि ये जो प्रत्येक गांव का जो प्रधान होता है मुंडा, उसका एक चपरासी का काम करता है, सहायक का काम करता है, जिसका नाम है डाकुआ, ठीक है। अब बात करते हैं पीड़ क्या होता है। अब पीड़ की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 5 से 10 गांव मिलकर पीड़ का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख होता है मानकी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को आप कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां आपको मिलेगा कि कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पट्टी का निर्माण कर रहे थे, ठीक है, और उस पट्टी का जो प्रमुख था वो मानकी था। और यहाँ क्या है, 5 से 10 गांव मिलकर एक पीड़ का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख क्या है, मानकी। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गांव का प्रधान तो हो गया मुंडा और पीड़ का प्रधान हो गया मानकी। अच्छा से समझिएगा, कह रहा है कि गांव का प्रधान हो गया मुंडा और पीड़ का प्रधान हो गया मानकी, इसलिए इस शासन व्यवस्था का नाम पड़ा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। एक बार फिर से समझिए, गांव का प्रधान हो गया मुंडा और पीड़ का प्रधान हो गया मानकी, इसलिए इस शासन व्यवस्था का नाम पड़ा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। क्लियर कंसेप्ट हो रहा है। चलिए तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि हो जनजाति गांव में निवास करता है और मुंडा प्रत्येक गांव का प्रमुख होता है, डाकुआ मुंडा का सहायक होता है और पीड़ 5 से 10 गांव मिलकर पीड़ का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख होता है मानकी। तो गांव का प्रधान हो गया मुंडा और पीड़ का प्रधान हो गया मानकी, इसलिए इस शासन व्यवस्था का नाम पड़ा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अब हम लोग इसकी अंतरग्राम्य पंचायत की बात करते हैं। अंतरग्राम्य पंचायत क्या होती है, देखिए इसे पीड़ को ही बोला जाता है, जो पीड़ होता है उसी को बोला जाता है अंतरग्राम्य पंचायत। जो कई गांव मिलकर आपस में बनते हैं, कई गांव आपस में मिल गए, तो यहाँ पर भी मैं तो बता रहा हूँ कि 5 से 10 गांव मिलकर जो है पीड़ का निर्माण कर लिए। तो यही कह रहा है कई गांव मिलकर आपस में बनते हैं। इस पंचायत में सभी गांव के मुंडा भाग लेते हैं। ये जो पंचायत होती थी, सभी गांव के जो प्रमुख होते थे, प्रधान होते थे मुंडा, इस पंचायत में भाग लेते थे। तो अब हम लोग जानेंगे जब अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि जब अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ। अंग्रेजों का आगमन झारखंड में कितना ईस्वी में हुआ, 1765 ईस्वी में हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और वहीं से निर्णय हो गया कि अब अंग्रेज भारत से भागने वाले नहीं हैं। तो अब वहां से जब अंग्रेजों की विजय हुई तो उसके फलस्वरूप बंगाल, उड़ीसा और बिहार में दीवानी करने का अधिकार इन्हें मिल गया। तो अब ये झारखंड में आ गए, झारखंड में अपना तरीका से नियम कानून चलाने लगे। ठीक है, हमने नागवंशी शासन व्यवस्था में देखा कि किस प्रकार से अपना अधिकार जो है झारखंड में जमा रहे थे। तो यहीं पर एक कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह तुम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1832
ईस्वी में ये हुआ, 1830 से 32 ईस्वी के दौरान ये विद्रोह हुआ। तो किस लिए हुआ? क्योंकि अंग्रेज बहुत क्रूर थे, आपको पता है। अंग्रेज अपना मन से कर वसूली करते थे, अपना मनमानी करते थे और लोग को अपने अधीनता के अनुसार रखना चाहते थे। ये हो जनजाति को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया। देखिए, कर वसूल और अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में जनजाति द्वारा किया गया, मतलब किस जनजाति द्वारा? हो जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह कहलाया कोल विद्रोह। तो अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि कोल विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? हो जनजाति द्वारा कोल विद्रोह किया गया। अब डिस्क्रिप्टिव में अगर आपसे कोई पूछे कि आप जवाब दीजिए क्यों किया गया, क्योंकि अंग्रेज कर वसूली कर रहे थे, अपना मनमानी ढंग से नियम कानून लॉन्च कर रहे थे, नियम कर रहे थे और लोगों को अधीनता बनाकर रख रहे थे, लोगों को एजेंट बनाकर रख रहे थे। तो ये मनमानी बर्दाश्त नहीं हुआ हो जनजाति को और हो जनजाति ने विद्रोह कर दिया, जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना गया 1830 से 1832। अब इसके बाद वो अंग्रेज क्या करते थे ना कि विद्रोह जब होता था तो वो फिर एक समझौता करते थे और समझौता में ये वो शर्त रखते थे कि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूंगा, और वो अपना काम निकाल देते थे सामने वाले को खुश करके। देखिए क्या करते थे, विद्रोह के दमन के बाद कंपनी और आदिवासी के बीच समझौता हुआ। अब विद्रोह को दमन कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद जो है एक समझौता हो गया और उसी समझौता के फलस्वरूप विल्किंसन रूल लागू हुआ 1837 ईस्वी में। तब यहां पर भी एक जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल फैक्ट बनेगा। वो क्या बनेगा? कोल विद्रोह किस विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल लागू हुआ? ठीक है, तो आपका जवाब होगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कौन से जनजाति किया? तो हो जनजाति किया। ठीक है, किसके लिए किया? कर वसूली, मनमानी ढंग से अंग्रेजों के जो नियम कानून थे उसके विद्रोह में हो जनजाति द्वारा एक विद्रोह किया गया, जिसे कोल विद्रोह कहते हैं। अब इसी कोल विद्रोह के बाद एक समझौता हुआ अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच, कंपनी और आदिवासियों के बीच, और उसके बाद जो है विल्किंसन रूल लागू कर दिया गया। ठीक है, अब विल्किंसन जानिए कौन थे? उस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था, उसी के नाम से रूल लागू हुआ था। उस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था और इस रूल के अनुसार, देखिए इस रूल क्या था कि गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा को, देखिए तब रूल को समझिए बारीकी से, करा कि भैया जितना तुम लोग गांव के प्रधान हो, मतलब गांव के प्रधान मुंडा, सब गवर्नर का एजेंट बन जाओ। एजेंट आप जानते हैं ना, जिसके लिए काम करता है, जिसके लिए काम करता है, किसी का भी एजेंट हो, ठीक है, LIC एजेंट, सहारा एजेंट, बहुत सारे एजेंट जो होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? अपने कंपनी के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने भी यही किया अंग्रेज कि अब जो तुम लोग ग्राम प्रधान हो, गांव के जो मुखिया हो मुंडा, वो सभी गवर्नर के एजेंट बन जाओ। ठीक है, अब गवर्नर के लिए तुम लोग काम करो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ताकि मुंडा बकाए नहीं, मुंडा अधीर ना हो, इसलिए मुंडा को कहा गया कि तुम अपने गांव का राजा हो, अपना गांव का राजा हो, ताकि मुंडा की भी संतुष्टि मिल जाए कि हमको राजा का पद मिल गया। हाँ, लेकिन अंग्रेज बोले कि तुम गवर्नर के एजेंट के रूप में काम करोगे, एजेंट के रूप में काम करोगे। और उसके बाद इन्होंने किया क्या कि मानकी और मुंडा का जो पद था, मानकी और मुंडा का जो पद था, उन्होंने वंशागुणत ही रखा, उत्तराधिकारी ही रखा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया। तो देखिए उस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था और इस रूल के अनुसार गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा को और मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया गया और मानकी मुंडा का पद जो है वंशागुणत ही रखा गया। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया। अब यहां से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि अंग्रेज जो है केवल व्यापार करने के उद्देश्य से अभी तक थे, वो पद को लिए लालसा नहीं थे, वो केवल व्यापार ही करना चाहते थे। लेकिन आगे चल के आप क्रांति देखिएगा 1857 की क्रांति, उसके बाद आपको परिदृश्य जो है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। तो अब आइए बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा घोषणा क्या किया गया। अंग्रेजों द्वारा घोषणा क्या किया गया? तो घोषणा ये किया गया कि मुंडा 1 रुपए, मुंडा जो है अब तो गवर्नर के एजेंट के रूप में मुंडा काम कर रहा है ना, अब मुंडा 1 रुपए
तसलेगा, गांव से वसूली करेगा और 1 रुपए वसूली करके वो मानकी को, ध्यान दीजिएगा, मानकी को 12 आना देगा। कितना देगा? 12 आना, क्योंकि भाई वो भी राजा है, उसको भी खर्च होगा ना। तो 1 रुपया में से 12 आना किसको देगा? मानकी को देगा। और मानकी क्या करेगा? सरकारी खजाने में जमा करेगा। ये जो 12 आना है सरकारी खजाने में जमा करेगा, सरकारी खजाना में जमा करेगा। कितना? 12 आना। अब उसके बाद देखिए प्रति रुपया के हिसाब से 1 आना मानकी को मिल जाएगा। जैसे ही ये 12 आना जमा करेगा, 12 आना बहुत 12 आना जमा करेगा, तो प्रति रुपए के हिसाब से इसको 1 आना जो है मिल जाएगा कि भैया आप भी मेहनत किए, ठीक है, आपको ये जो है मंजूरी मिलता है, आपको मेहनत आना दिया जाता है। तब याद रखिएगा किस प्रकार के सिस्टम था कर वसूली का। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा को 1 रुपए तसिलना था और मानकी को कितना देना था? 12 आना, ठीक है। और मानकी उस 12 आना को सरकारी खजाने में जमा करना रहता था, ठीक है। हाँ, जमा करने के उपलक्ष्य में उसको 1 आना प्रति रुपए के हिसाब से मिलता था। अब देखिए करा कि दंड का राशि का वितरण, ठीक है। अब जो आर्थिक दंड का सजा दिया जाता था इस शासन व्यवस्था में, तो उस दंड का जो राशि होता था वो 50% डाकुआ पर लुटा दिया जाता था, दे दिया जाता था कि चलो भाई आप बहुत मेहनत करते हो, मुंडा का चपरासी तो हो, सहायक तो हो, आप बहुत मेहनत करते हो, इसके लिए आप 50% रख लीजिए। और ग्राम, जिसको हाथू भी कहा जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाथू, हो जनजाति वाले हाथू कहते थे ग्राम को, जिस पर 50% जो है उस ग्राम की भलाई के लिए खर्च कर दिया जाता था। तो 50% डाकुआ और 50% ग्राम की भलाई के लिए हो गया 100%। ये आर्थिक दंड का जो राशि होता था इस प्रकार से बंटवारा होता था। अब कह रहा है कि थॉमस विल्किंसन ने इसी नियम में थॉमस विल्किंसन ने इसी नियम में जो कोल विद्रोह के बाद जो है विद्रोह को दमन कर दिया गया, उसके बाद समझौता हुआ, उसके बाद लॉन्च किया गया विल्किंसन रूल 1837 में। 1837 में लॉन्च किया गया। उसी रूल में 32 प्रावधान, देखिए 32 प्रावधान शामिल कर, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि विल्किंसन रूल में कितने प्रावधान को शामिल किया गया था। तो 32 प्रावधान शामिल कर बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर, मतलब उससे सिग्नेचर कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अब उसमें और 32 प्रावधान जो है ऐड कर दिया गया। इससे बहुत प्रभावित था थॉमस विल्किंसन रूल जो था, ये सिस्टम से जो आप 12 आना तसलिएगा, ठीक है, 1 रुपए तसलिए गया, ठीक है, और 12 आना मानकी को दीजिए, मानकी खजाना में जमा करेगा और उसके उपलक्ष्य में उसको 1 आना मिलेगा। ये सिस्टम से बहुत प्रभावित था विल्किंसन, जो उसमें 32 जो है विल्किंसन रूल में 32 प्रावधान को ऐड किया और बंगाल के गवर्नर से सिग्नेचर कराकर अनुमोदित कराकर पूरे कोल्हान के क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि हत्या और डकैतों को इस रूल से अलग रखा गया था। लेकिन विल्किंसन रूल में 32 प्रावधान ऐड होने के बाद भी हत्या और डकैतों को इससे अलग रखा गया था। उसके बाद विल्किंसन रूल में देखिए, विल्किंसन रूल में छोटे मामले भी शामिल किए जाते थे। विल्किंसन रूल में छोटे मामले भी शामिल किए जाते थे। छोटे मामले जो ग्राम स्तर पर होते थे, उस मामला को भी विल्किंसन रूल में शामिल किया जाता था। उसके बाद कहा कि जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था, ठीक है, जहां पर याद रखिएगा, जहां पर मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था और जहां पर गांव को मुंडा पर पूर्ण विश्वास था, गांव के आम लोगों को मुंडा पर पूर्ण विश्वास था, वहां विल्किंसन रूल ज्यादा सफल हुआ, काफी सफल हुआ। यही लाइन है, न्याय प्रणाली पर समुचित ज्ञान था और आम जनता को मुंडा पर विश्वास था, वहां विल्किंसन रूल काफी सफल रहा, ठीक है, मतलब कारगर रहा, सक्सेस रहा। हो जनजाति का इतिहास गौरवशाली है, ये अंग्रेज का कहना है। ये अंग्रेज का कहना है कि हो जनजाति का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत गौरवशाली है। और अंग्रेज का मानना यह भी है कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, सहमति के रास्ते ही संभव है। कहने का मतलब यह है कि वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो यही वो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट बोलते हैं कि कोल्हान के क्षेत्रों के लोगों से लड़कर नहीं जीता जा सकता है, उसके सहमति से ही कोई भी चीज संभव है। इसलिए हो जनजाति का गौरवशाली इतिहास अंग्रेज कहते हैं। और आज भी यह क्षेत्र आदिवासी स्वशासन की जीवंत भूमि है। ये लाइन को समझिए, कह रहा है कि आज भी यह क्षेत्र आदिवासी स्वशासन मतलब आदिवासी का जो परंपरागत शासन व्यवस्था था उसके लिए जीवंत भूमि है। आज भी आप जाकर इस भूमि पर देख सकते हैं कि यह स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रहा था। अब आगे बात करते हैं द्यूरी। ये द्यूरी क्या होता था? तो धार्मिक कार्यों को करना, धार्मिक कार्य को जो है द्यूरी करता था और धार्मिक अपराधों के लिए दंड भी जो है यही तय करता था। दिवुरी धार्मिक कार्यों को करना और धार्मिक अपराधों के लिए दंड तय करना। मतलब कि धार्मिक कार्य मुंडा शासन व्यवस्था में द्यूरी करता था, हाँ, लेकिन धार्मिक अपराधों को भी यही तय करता था, यही दंड देता था। ठीक है। और फिर देखिए तहसीलदार। तहसीलदार का मतलब समझ लीजिए, यह मुंडाओं का राजस्व अधिकारी होता था। जिस प्रकार से कलेक्टर मीन्स क्या होता है? कलेक्शन करने वाला। ठीक है। तो राजस्व अधिकारी होता था। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि तहसीलदार जो है वो कलेक्टर होता था। और लगान वसूली में भी यह मानकी का सहयोग देता था, सहयोगी होता था। जो मानकी और मुंडा जो लगान वसूल करते थे, अंग्रेज के सर्वेंट थे, सब अंग्रेज के एजेंट थे, तो उसमें भी जो है तहसीलदार जो है सहयोग करता था। अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के जो मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड है। तो झारखंड सरकार लगभग की सरकार थी जो 2019 के लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनावी का एक प्रलोभन भी आप कह सकते हैं इसको, कि वर्ष 2008 में मानकी मुंडा डाकुओं के तर्ज पर उनके ही जैसे काम करने वाले 25 से 26 हजार लोगों को प्रति माह 1,000 रुपए समान राशि देने का फैसला किया। एक करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन है कि सरकार ने, झारखंड सरकार ने कितने रुपए जो है मुंडा मानकी जैसे काम करने वाले को समान राशि के रूप में देने का फैसला किया है? तो 1,000 रुपए प्रति माह जो है देने का फैसला किया है। तो अब आइए कुछ चार्ट के माध्यम से सीखते हैं कि पहले कितना इनको मिलता था और अब कितना मिलेगा, और इस पर झारखंड सरकार की प्रति वर्ष जो है कितना रुपए खर्च होंगे सरकारी खजाने से। तो देखिए, मानकी, ग्राम प्रधान प्लस मुंडा और डाकुआ। तो मानकी का जो पहले से सैलरी था, पहले से जो वेतन था वो 1500 था, अब कितना कर दिया गया? 3000 कर दिया गया 2018 के बाद। ग्राम प्रधान मुंडा, इसका सैलरी पहले 1000 था, अब कितना कर दिया गया? 2000। और डाकुओं का पहले सैलरी था 500, अब कर दिया गया 1000। और इसके लिए प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे झारखंड सरकार का। तो ये था करेंट अफेयर्स। कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर हमने डाल दिया, जगह बच रहा था इसलिए, लेकिन करंट अफेयर्स का एक अलग सीरीज होगा। मुंडा शासन व्यवस्था आज मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आज हमने पढ़ा। इस शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल भी कहा जाता है। अब यह शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है और हो जनजाति झारखंड में चौथी बड़ी जनजाति है। इसके अंतर्गत हमने की पॉइंट, एक बार मैं 2 मिनट में आपको की पॉइंट्स भी आपके दिमाग में डाल देता हूं। ठीक है। तो ग्राम प्रधान जो है मुंडा कहलाया, 5 से 10 गांव मिलकर पीड़ का निर्माण किया। ग्राम प्रधान मुंडा, पीड़ का प्रमुख मानकी, इसलिए इस शासन व्यवस्था का नाम पड़ा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जब अंग्रेज झारखंड में आ गए 1765 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध के बाद इनको दीवानी मिल गई, आ गए। इसके बाद इन्होंने अपना मन से मनमानी चालू कर दिया, कर वसूलना चालू कर दिया। ये सहा नहीं गया हो जनजाति को, उन्होंने एक विद्रोह कर दिया जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना गया 1830 से 1832। इस विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने एक समझौता किया आदिवासियों के बीच और विल्किंसन रूल जो है लागू कर दिया। अब इस रूल के तहत अंग्रेजों ने मुंडा जो ग्राम प्रधान के हेड हुआ करते थे, गांव के हेड हुआ करते थे, उनको सर्वेंट के रूप में बना दिया, एजेंट के रूप में बना दिया। और मुंडा को गांव के खुश करने के लिए गांव के राजा घोषित कर दिया। हाँ, एक बात और किया कि मुंडा और मानकी के पद को वंशागुणित ही किया। अब कर वसूलने का किस प्रकार से सिस्टम था ये भी आप समझ लीजिए। मुंडा जो है 1 रुपए तहसीलता था और 12 आना मानकी को देता था। ठीक है। और उस 12 आना मानकी जो है सरकारी खजाने में जमा करता था। ठीक है। हाँ, जमा करने के उपलक्ष्य में उसका मेहनताना जो है
प्रति रुपए के हिसाब से 1 आना उसे मिल जाता था। अब दंड के रूप में जो आर्थिक राशि कलेक्शन किया जाता था, दंड के रूप में आर्थिक राशि जो कलेक्शन किया जाता था उसे 2 रूपों में विभक्त किया जाता था। पहले डाकुओं पर 50% दे दिया जाता था, वो बहुत मेहनत करते थे क्योंकि वो मुंडा का सहायक थे, मुंडा का चपरासी थे, ठीक है। और 50% ग्राम को हाथू भी हो जनजाति सिस्टम में कहा जाता है, हाथू पर 50% उसके भलाई के लिए खर्च कर दिया जाता था। फिर आपका द्योरी था, धार्मिक कार्यों और धार्मिक अपराधों को दंड दिया करता था। और उसके बाद तहसीलदार को हमने जाना, तहसीलदार एक प्रकार के कलेक्टर होता था जो राजस्व अधिकारी भी जिसको आप बोल सकते हैं, लगान को वसूल करने में भी सहायता करता था और लगान को वसूली भी करता था। तो ये रहा आज का मुंडा मान की शासन व्यवस्था। कुछ करंट अफेयर्स में भी हमने देखा, ठीक है, कि 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है 25 से 26,000 इस प्रकार के कार्य करने वाले, ठीक है, जैसे डाकू मान की, ठीक है, और मुंडा को सैलरी जो है प्रोत्साहन राशि 1000 रुपए प्रति माह के रूप में देगी। और इससे सरकारी खजाना से झारखंड का 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। तो आज हमने सीखा पूर्ण रूप से मुंडा मान की शासन व्यवस्था, जिसको विल पेंशन रूल भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर इस वीडियो से आप सीखे हैं, तो आप कमेंट में कीजिए कि हाँ सीख लिए, और इस प्रकार से बोलने के लिए सीखिए झारखंड के इतिहास को। हम मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगा और फिर कतई कोई भी इस टॉपिक से या पहले के टॉपिक से प्रश्न आएंगे, आप उसको श्योर जो है जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जिसके इरादे, ठीक है, जिसके इरादे नेक होते हैं, जिसके इरादे नेक होते, उसके पास किसी बहाने नहीं होते, ठीक है, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं होते। मुंडा मान की शासन व्यवस्था आज हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अगला शासन व्यवस्था को देखेंगे। धन्यवाद।